लास्ट क्लास में जो साइज को लेके बात हो रही थी, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर जिसमें मैं ये ध्यान दे रही हूँ मेरा साइज टिच हो जाना चाहिए पूरे 2 साल के लिए। अब जो चीजें आएंगी हम धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे। पूरे 2 साल के लिए साइज को आज क्लोज करूंगी मैं। तो क्या क्लोज करूंगी जी, जितना कर सकते हैं, मतलब कोई एक आधी चीज आएगी तो करेंगे जरूर उसको भी। साइज को लेके अब क्या मेरी क्लास को जनरल ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड ये याद रहेगा, डाउन द ग्रुप ये याद रहेगा। वो एनामोली क्या थी, कहां थी, ये मैं रटा रही हूं। ग्रुप 13 में बोरोन से एल्यूमिनियम आते थे तो साइज में ठीक ठाक इंक्रीज मिलता था, लेकिन एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम आते थे साइज बहुत कम इंक्रीज होता है, मुश्किल से 4-5 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली आसपास सी। ये एनामोली की वजह नहीं पता हमको, लेकिन एनामोली रट गई हमको, परफेक्ट। फिर आई थी बारी कैटायंस की और एनायंस की। कैटायन अपने पेरेंट से हमेशा छोटा होता है, मैं आपका वेट कर रही हूं, आपको याद करा रही हूं, मेरे को आता है। एनायन अपने पेरेंट से हमेशा बड़ा होता है। नोबल गैसेस दबा के मिसबिहेव करती हैं, एब्रप्टली उनका साइज बड़ा हो जाता है। नोबल गैसेस को कभी मुझे किसी के साथ कंपेयर करना हो तो बहुत एहतियात से करना होगा, बहुत सोच के करना होगा। शायद कभी कभार वो क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ जाए, मेरे को वैल्यू याद ना आए तो। लेकिन अगर एक ही पीरियड में बात करी हुई है तो नोबल गैस सबसे बड़ा साइज रखेगी। कहीं और नोबल गैस आई तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, जिसके लिए आज थोड़ा और इंपॉर्टेंट डेटा दूंगी। कैटायन पेरेंट से छोटा हो गया, एनायन पेरेंट से बड़ा हो गया, नोबल गैस अपने पीरियड में सबसे बड़ा हो गया। अब इसी के साथ एक और चीज आई थी कि क्यों, मतलब हमने 3 तरह के रेडियाई टर्म यूज किया था। एक रेडियाई कौन सा था एटॉमिक साइज में, कोवेलेंट रेडियाई। दूसरा रेडियाई कौन, वेंडरवॉल रेडियाई जो नोबल गैसेस का था। तीसरा कौन सा, आयोनिक रेडियाई। तो 3 रेडियाई हमेशा हमारे आसपास चलते रहेंगे, हम उसी की रिगार्डिंग बात किया करेंगे। ये मैंने वैसे करा दिया था, लेकिन ये लास्ट में हुआ था और मुझे मजा नहीं आया था उसमें कराने में, भी बहुत जल्दबाजी सी लग रही थी मेरे को। तो उस जल्दबाजी को अवॉइड करने के लिए अब अगर मैं कहूँ इसके ग्रिड डायग्राम बना के करना होता है तो ग्रिड डायग्राम मेरे पास आ जाएगा। एवरीवन मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा, देखूं कोई भूल के तो नहीं आया है। एवरीवन, लार्जेस्ट इसने बोला है सोडियम और स्मॉलेस्ट इसने बोला है बेरिलियम। उसके लिए अब इसमें तो बाय चांस मैंने दी ही ग्रिड है, इसमें तो मतलब क्या ही मैं अलग से ग्रिड बनाऊं, मैंने दी ही एग्जैक्ट वो लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में जो होती है। अक्रॉस द पीरियड हमेशा साइज छोटा होता है, डाउन द ग्रुप हमेशा साइज बड़ा होता है। अब यानी एक मैं जनरल सी स्टेटमेंट बोल दूं, पीरियोडिक टेबल में आप अपनी तरफ से सोच के बताइएगा। पीरियोडिक टेबल में टॉप राइट पे मेरे को सबसे छोटे मिलेंगे और बॉटम लेफ्ट पे मेरे को सबसे बड़े मिलेंगे साइजेस। बॉटम लेफ्ट पे बड़े, टॉप राइट पे छोटे, यूं छोटे हो रहे और यूं बड़े हो रहे। तो ठीक है जी, मिल गया मेरे को, ये भी मिल गया, मैं समझ गई, मान गई। आप देखिए बेरिलियम 2 पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव, क्या अंदाजा लगाओगे साइज का? इसकी ग्रिड नहीं बना सकते तुम, क्योंकि लास्ट क्लास में बात भी हो गई थी ना, क्यों सोडियम बड़ा क्यों होगा, रेशो। मेरे को एक बार रेशो में मदद चाहिए आप लोगों की, मतलब रेशो कितना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, और प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो इट इज 1.1। बेरिलियम में क्या रेशो था, बेरिलियम में रेशो मेरे पास था 4:2। फिर मैंने क्लास के एंड में एक बात पे बहुत जोर दिया था, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो कहां लगाओगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बस क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको इससे कराया, आंसर तो मेरा सही आ रहा है, आंसर में आज भी मैं गलती नहीं मान रही और ना है जो मानूं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको ये मैं डिस्कस करना चाहूंगी, हर जगह ये नहीं लगा पाओगे आयंस में, इसीलिए उस बात को बहुत सीरियसली लेना। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो आप सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में लगा सकते हैं, ऑल्दो मैंने इसको लगा के काम चलाया, इसका रिपेयर अभी बात करेंगे, लेकिन मैंने एक केस में आपको जस्ट साइज का कंपैरिजन देने के लिए प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो लगा दिया।
आप नहीं लगाओगे तब तक जब तक वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। एनायन अपने पेरेंट से बड़ा और डबल एनायन और बड़ा, तो यहाँ पे साइज बड़ा तो सर्टेनली ये होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, लेकिन ये एक ही ग्रुप के हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है और दोनों पे चार्ज भी सेम है, तो सेम चार्ज में तो जो डाउन द ग्रुप ट्रेंड होता है वही ट्रेंड फॉलो होगा, तो ये बड़ा। अब ये मैग्नीशियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैटायन अपने पेरेंट से छोटा, डबल कैटायन अपने पेरेंट से और भी छोटा, तो यहाँ पर ये साइजेस। तो बेसिक तो आपको आगे आप कर लेंगे। मेरे को थोड़ा सा दिक्कत थी, ये वाले नहीं ले पा रही थी, इसीलिए ना मैंने साइज की डीपीपी का आपको होमवर्क फोर्स किया ना टेस्ट। अब आपके सामने एक केस मैं लेके आ रही हूँ। ये अगर आपको, अब ये आंसर मत देखना, आपको सीधे कंपैरिजन दिया है भाई, ए पॉजिटिव फ्लोरीन और एफ नेगेटिव में तुमसे एक क्वेश्चन में पूछ लिया, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तो चलो जी, करेक्ट ऑर्डर के लिए आप बच्चे क्या करोगे, इस आंसर को भूल जाना क्या लिखा है। आप बच्चे सबसे पहले क्या सोचना चाहिए वो बताऊंगी। पहले तो मेरे को जो इसमें कॉन्फिडेंस होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ढूंढूंगी मैं, तो सबसे पहले मेरे को कॉन्फिडेंस उसी में है। तो मुझे पता है Na पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नियम है, आप प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो लगा दो, आप गलत होंगे ही। तो प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो लगाऊं तो दिख ही रहा है, तो बहुत बार हो गया 11:10, और ये कितना है 9:10, ये छोटा होगा। प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो कम है, तो सॉरी ये बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा है। तो अगर तो कोई मेरे से इन दोनों में पूछता तो मैं F नेगेटिव को आगे लगा देती और Na पॉजिटिव को पीछे लगा देती, कहानी यही खत्म थी। लेकिन तीसरा इन्होंने एक ऐसा दे दिया जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो अगर आप देखें Na पॉजिटिव और F नेगेटिव का ट्रेंड आप लगा लोगे, आपको इतना भी पता है F नेगेटिव से छोटा होगा। भाई एनायन पेरेंट से बड़ा होता है, पेरेंट है F, तो वो F नेगेटिव के तो पीछे ही आएगा। अब वो इधर आएगा या इधर आएगा, मैं फंसती हूँ। तो आप सब लगा लोगे Na पॉजिटिव और F नेगेटिव, लेकिन अब जब तक कोई आपको ये ना बताए साइज एक्चुअली है क्या, तब तक आप अरेंज नहीं कर सकते। आपको इतना पता है F नेगेटिव से तो पीछे ही आएगा F। तो या तो मैं दुआ करूं कुछ ऐसा आए, एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें F नेगेटिव से पीछे F हो, आप उसको टिक करें। लेकिन अगले भी देने वाले क्या करते हैं, यही देंगे Na पॉजिटिव, इधर F और इधर F नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इधर F, इधर Na पॉजिटिव और इधर F नेगेटिव। आप फिर इसमें सिक्का उछालोगे तुक्का मारने के लिए A की B, और वो 50-50% चांस है। तो जहां सिक्का उछालने की बारी आएगी ना कि क्या करूं, वहां पे मेरे को वैल्यूज पे जाना पड़ेगा। अब मेरे को साइज क्या मिलता है नेचर में जाके, अब तो साइज ही देखना पड़ेगा। 64, तो फ्लोरीन को सबसे पीछे लिखना पड़ा। क्या मेरी क्लास में इस वक्त किसी का दिमाग इतना खुला हो, मुझे वजह बता सकते हैं क्यों फ्लोरीन सबसे पीछे आया? वाई ट्रेंड इज दिस, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। जो इसने बताया, क्योंकि वो ओरिजिनली जिस पीरियड में था वो उस पीरियड के साइज को फॉलो कर रहा है, और ये सोडियम नीचे वाले पीरियड में था, इसका साइज तो बड़ा ही होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। खुद सोचो ना, फ्लोरीन कितना छोटा हो जाता है। आप एक बार मेरा हाथ देखना, ये है ये साइज, फ्लोरीन कितना छोटा हो जाता है, और ये नीचे आते हैं तो सोडियम बड़ा हो जाता है। फ्लोरीन हर अभी आपको मैंने क्या बताया, टॉप पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप राइट पे जाते हैं छोटे से छोटे मिलेंगे। भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में अब पूछती हूं, सबसे छोटा कौन? हाइड्रोजन। उसके बाद कौन? सेकंड लास्ट है छोटों पे। इसको तो बिना सोचे समझे पीछे पटकना चाहिए था फ्लोरीन पे। ये प्रॉब्लम ही क्यों है? मेरे को यही आपके साथ आज ओपनिंग करनी है। दिमाग खोलो यार, अच्छा आइडिया दिया तुमने, लेकिन मैं उससे बेटर आइडिया ये देना चाह रही हूं। फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो शायद मेरे को ये इंफॉर्मेशन इतने डिस्कशन के बाद याद रहे और रटना ना पड़े। सबसे छोटा हाइड्रोजन और सेकंड लास्ट छोटों में आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो कम से कम ध्यान रखना, बाकी के लिए तो मुझे पता है मैं क्या लाने वाली हूँ। फ्लोरीन तो याद रहेगा बालको, ये तो छोटा ही होता है, ठीक ठाक छोटा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये अगर किसी ने ये सेंस ले लिया,
ये वाला, तो हम फ्लोरीन को इससे बड़ा कर ही नहीं सकते। ये हाथ ही बहुत है तुम्हें याद दिलाने के लिए। इधर तो सबसे छोटे पड़े हैं यार, इसको किससे छोटा कर दोगे तुम? क्लियर? एक केस। चलिए, ये नोट होना चाहिए कॉपीज में। आज एक एक चीज नोट होनी चाहिए, आज बहुत कीमती चीजें हैं, कहीं बुक्स में नहीं मिलती ये क्या मैं ये बात कह सकती हूँ, मेरी क्लास नोट करना ना करना तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर मैं समराइज करूं अब तक के डिस्कशन को, पढ़ना एक एक लाइन एक एक शब्द, ये मेरी क्लास को क्लियर है। जितना ज्यादा इनवर्ड पुल उतना साइज श्रिंक होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स साइज उतना पिचकेगा, छोटा होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है हमारा? अब आप देखिए इधर की साइड क्या होता है, साइज छोटा, सबसे छोटे में अब आप बड़े आराम से इसको रख दोगे। यहां क्या होता है, साइज बड़ा। अब मेरे को कार्बन की पोजीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस, और किसी में नहीं। तो मैं सबसे छोटे में तो किसको रख रही हूं यहां पे, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, कार्बन। उसके बाद किसको रखना, सल्फर और सिलीरियम। यानी इधर की साइड भी साइज बढ़ रहा है, इधर की साइड भी साइज बढ़ रहा है। कार्बन और सल्फर में जो कंपैरिजन मैंने लास्ट क्लास में सोचा था वो बात नहीं कर पाई थी, बिकॉज ऑफ घड़ी चल रही थी, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था। अब आप सोचो, आप कंफ्यूजन लाओ, उससे पहले मैं लेके आ रही हूं। भाई ऑक्सीजन से इधर गए तो भी साइज बढ़ा मैम, ऑक्सीजन से सल्फर पे आए तो भी साइज बढ़ा। आप कैसे कह सकते हो ऑक्सीजन से सल्फर में साइज ज्यादा बड़ा होगा? जवाब दीजिए। एक नया शेल ऐड हो रहा है, मजाक थोड़ी है, उसका साइज बढ़ना ज्यादा है। ये अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं ना, इनके बीच साइज नाम मात्र इंक्रीज होता है। अगेन लुक एट माय हैंड, नाम मात्र। तुम पहले को देखोगे, आखिरी को देखोगे, यस, लेकिन पहले के बाद दूसरे को देखोगे तो बहुत थोड़ा हाथ पिचकाते हैं, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो दो पड़ोसियों में तो मुश्किल से 5-7 पिकोमीटर का साइज का डिक्रीज देखोगे, उसको अप्रोक्सीमेटली बराबर सही मान लेते हैं। अड़ोसी पड़ोसी में कोई मजेदार साइज डिक्रीज या इंक्रीज नहीं है, स्टिल है तो हम ट्रेंड में लिख देते हैं। तो इसके बाद सल्फर और क्या आया लास्ट में, सिलीरियम, ये भी हो जाएगा। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, और ये तो खैर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट हो गया, अक्रॉस द पीरियड है, साइज आप लगा लेंगे, आई शुड नॉट डिस्कस। ये मैंने नोट नहीं करने दिए थे लास्ट क्लास में, आपकी मर्जी है अब आप कैसे करें। पूरी डीपीपी में यही मिलेंगे, टेस्ट में यही मिलेंगे। बताओ भाई, सबसे छोटा विवान, Pb+4, सबसे बड़ा जसकीरत, किधर हो, मैं पढ़ा रही हूं, किधर हो? नहीं मेरे साथ रहो, फिर नोट तो फिर हो जाएगा, क्लास के बाद रुक जाना। सबसे छोटा क्लास मेरे को कह रही है Pb+4 है, सबसे बड़ा कौन सा? परफेक्ट। तो अब वो सारे केसेस जहां कुछ ना कुछ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम से टपाक आंसर नहीं आएगा। पोटेशियम और फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल जगह सोचना, ये रहा फ्लोरीन इधर, और मैं इतना छोटा सा क्यों बना रही हूं कि मेरी क्लास को आज मैंने बता दिया कि भाई फ्लोरीन बहुत छोटा होता है। और ये रहा सोडियम, पोटेशियम, ठीक ठाक बड़ा है, देख रहे हैं ना मेरे हाथ को? तो सोडियम और फ्लोरीन और पोटेशियम मैं पूछूंगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या पूछ रही हूं, प्लीज लुक एट माय हैंड्स, फ्लोराइड और K पॉजिटिव। ये था फ्लोरीन छोटा, ये था पोटेशियम बड़ा। फ्लोरीन का तो मैंने एनायन बना दिया, पेरेंट से बड़ा। पोटेशियम का मैंने कैटायन बना दिया, पेरेंट से छोटा। दोनों के साइज बराबर आ गए, हर जगह नहीं होगा। फ्लोरीन का साइज ये था, इसको मैंने एनायन बनाया, ये हो गया। पोटेशियम का साइज ये इतना बड़ा था, श्रेय पोटेशियम का साइज इतना बड़ा था, कैटायन बनाया मैंने इसको, मतलब पेरेंट से छोटा कर दिया। यहां पर जो चीज और यहां है उसके साइज बराबर आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, आपको आएगी नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन मत क्रिएट करो। अभी तुम्हारे को दे दिया, तुम तो एक यहां का ले आओगे, एक यहां का ले आओगे, इसका मैम 2 नेगेटिव कर दिया, इसका 2 पॉजिटिव कर दिया, बताओ ये सेम होंगे? सॉरी, वी आर नॉट ओपन फॉर दिस। वी आर ओपन ओनली फॉर वन जनरलाइजेशन। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है। इसी ये आ गया सबके पास।
तो पोटेशियम और फ्लोरीन नहीं दिया मैंने फ्लोराइड और पोटेशियम कैटायन दिया। इनके साइजेस क्यों आसपास होंगे उसका एक छोटा सा आपको नमूना दिखाया विद लॉजिक। पोटेशियम का साइज बड़ा था, उसको कैटायन बना के थोड़ा छोटा किया। फ्लोरीन का साइज छोटा था, उसको बड़ा कर दिया, कैसे? एनायन बना के। बाय चांस दे फॉल अंडर सेम साइज रेंज, दैट इज वाई। ये कोई आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती थी मैं, मुझे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये एक फैक्ट है। अब इधर आ जाइए, कोई मेरे को अंदाजा दिए कहां थे भाई लोकेशन? थर्ड पीरियड। मुझे असली तो ब्लॉक चाहिए जो तुम हमेशा नहीं देते, तुम पीरियड और ग्रुप के चक्कर में रहते हो। डी ब्लॉक, वंडरफुल। ये डी ब्लॉक है, एस और पी के बीच में वो जो डी ब्लॉक था, ट्रांजिशन, ये हुई ना बात, और बढ़िया। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? साइज घटता है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और स्कैंडियम। सबसे छोटा, सबसे बड़ा स्कैंडियम। ऐसे नहीं दिया था उसने, ऐसे विजुअलाइज किया। अरे ये तो डाउन द ग्रुप है, लगाया है साइज। क्या गलती है ये? यहां पर क्या आना चाहिए था? सीजियम। वर्ड प्ले किया है। कैपिटल एस और स्मॉल सी। एक बच्चा आप जैसा जो 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने आया, वो जल्दबाजी में क्या रुबिडियम के बाद तो सीजियम आता है। सिंबल के अल्फाबेट्स भी सेम है। आई रियली लाइक द स्मार्ट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कि सीएस का एस सी कर दिया और सी कैपिटल और एस छोटा, और उसका उन्होंने क्या किया? एस कैपिटल सी छोटा, क्योंकि दिख रहा है जल्दबाजी में वो लेगा सीजियम इसको, क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम ये ऐसे रट के आया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बाय डिफॉल्ट आप स्कैंडियम को सीजियम पढ़ जाओगे तो जस्ट बाय दिस वर्ड प्ले। क्या इसके लिए आपको कोई प्रिपेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। ये आपकी पेशेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी जर्नी, आपकी गलतियां, क्योंकि स्पीड चाहिए थी। दैट इज वाई वी से आपसे गलतियां कराने के लिए कोई हमको मार्क्स से सिलेबस थोड़े लाना है, कोई हमारी ग्रेजुएशन की किताबों से सिलेबस थोड़ी लाना है। आप ऑलरेडी प्रेशर कुकर में हो, आपको 75 क्वेश्चन 3 घंटे में करने। यू आर सो प्रोन टू मिस्टेक्स, आप इसको भी गलत करोगे। ये 4 हैं, ये मेरे को मेरी क्लास से एक्सपेक्टेड है। इतना कराने के बाद अब मेरी क्लास लाए। मुझे बताओ तेजस, अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में पूछूं कौन सा छोटा? फ्लोरीन। वो तो अब हमको आ गया, वेल डन। तो ये ट्रेंड तो मैंने लगा लिया। अब उसके बाद मैंने इसको टुकड़ों में करना है, मैं आपको अप्रोच सिखा रही हूं कैसे करोगे। उसके बाद आ गया, कोई मेरे को कहे ये दोनों, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर इन दोनों में कोई मेरे से पूछे तो पक्का एफ नेगेटिव छोटा होगा। चेक कर लो मेरे को, प्रोटॉन इसी में ज्यादा है। ये भी मैंने अलग से लगा लिया, ये भी मैंने अलग से लगा लिया, लेकिन मेरे को पूरा ट्रेंड देना है। एनायन अपने पेरेंट से तो बड़े ही होते हैं, तो बस फिर तो दोनों एनायन अपने अपने पेरेंट से बड़े होंगे, आगे लगा दिया। एनायन अपने पेरेंट से बड़े होते हैं, और दो अड़ोसी पड़ोसी में नाम मात्र साइज का गैप होता है। कि आप सोचो ऑक्सीजन का जो, और ये तो डबल एनायन है भाई, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो और बढ़ा जाएगा। ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। एनायन हमेशा पेरेंट से बड़े होते हैं, और जो जस्ट पड़ोसी होते हैं उनमें बहुत कम साइज का गैप होता है, बहुत कम। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा और आंसर भी निकाला जाएगा। एनी डाउट? मैं इसीलिए बोला मैंने, इन दोनों में साइज गैप बहुत कम है बार बार, और मैं भी यही डाउट कर रही हूं, एक बच्चा कंफ्यूज ही इसमें होना है कि मैम एफ से बड़ा हो गया एफ नेगेटिव, पर क्या वो ऑक्सीजन से भी बड़ा हो गया? भाई एफ और ओ में साइज का गैप मुश्किल से 5, 7, 10 पिकोमीटर होगा, और जब एनायन बनती है कोई चीज तो साइज का रेंज काफी ज्यादा बढ़ता है। और ये वाया क्वेश्चन आएगा, इसके लिए मेरे पास कोई पॉइंटर्स नहीं है कि मैं लिखवा दूं। ये तुम्हारी पर्सनल कॉपी, अपना खुद का तड़का होगा नोट्स में कि भाई ये लगाना है मेरे को यहां लिखनी है ये बात, मैम ने तो नहीं बोली लेकिन मैं अपने तरीके से लिख लूं। तो करिए नोट इसको कि ये मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से किया, और वो तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से था ही, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, थ्रो द लाइट। पेन नहीं, दिमाग। सबसे पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए? आइसो इलेक्ट्रॉन। आर दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? यस, खत्म बात।
अब तो तुम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो में कर जाओगे, जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा वो उतना छोटा। एटॉमिक नंबर ही तो मेरे को बताता है ना। सबसे पहले चेक करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। मैं इस साल भी यही गाना गाती रहूंगी, अगले साल भी तुम्हारे को रिवाइज रहूंगी, यही गाना गाती रहूंगी, देखना है कौन भूलता है। कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। कोबाल्ट, अगेन अ स्पेशल केस इज कमिंग ऑन द वे। कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। क्यों? कॉपर में, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? D7। अब मैं D7 बोलूं तो मेरी क्लास में बैठा बच्चा समझ पाएगा ना? मैम 4s2 3d7 नहीं बोला आपने, वो तो नहीं होगा ना। तो D7 ये कितना है? हाँ, मैं वेट कर रही थी D9 आए, मेरे को बोलना चाहिए था D9, फिर आप मेरे को करेक्ट करते। D9 तो बोलने में ना आत्मा कांपनी चाहिए तुम लोगों की, D9 होता ही नहीं, D10। और ये कितना है? D10। अब अगर मैं बात करूं, आई नो ये D10 उधार का है, मान सकती हूं मैं बात, ये D10 उधार का है। जिंक में क्या देखा गया, इधर ध्यान देना फिर से। स्कैंडियम D1, हाँ या ना? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, ये करते करते D छोटा होता गया। क्यों D छोटा होता गया बच्चों? ये साइज क्यों छोटा होता गया? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तुम्हारा शेल फिक्स है 3D और 4s, तो साइज घटता गया घटता गया घटता गया। जैसे ही मैं कॉपर पे आई 3d10 और 4s1, जिंक पे आती हूं तो क्या 3d10 और 4s भी भर गया 2। अचानक से देखा ये गया जिंक में d10 होते हुए साथ के साथ 4s2 होते हुए ये फुल ऑक्यूपेंसी हो गई इसकी। एकदम से देखा गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर गए, न्यूक्लियर चार्ज सरेंडर कर गया। भाई मैं इतनों को नहीं रोक पा रहा हूं। आते ही क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस ने सरेंडर कर दिया, मैं नहीं इसको और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। सरेंडर्ड इन अगेंस्ट कह लीजिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, साइज एकदम से फैल गया। जिंक का साइज अनएक्सेप्शनली अपने पीरियोडिक उसमें ट्रेंड में एकदम से बड़ा हो जाएगा। एक और एनोमली, चैप्टर खत्म होगा ना, एक पूरी स्लाइड बनाएंगे टोटल मिला के यहां एक्सेप्शंस कितनी आई पूरे चैप्टर में, उससे आपको याद होगा। एक और साइज में एनोमली आ गई मेरे पास कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जिंक यूं पिचकेगा, जिंक एकदम से बड़ा हो गया। तो जब भी जिंक की बारी आए अपने आजू बाजू वाले पूरे डी ब्लॉक से, तो जिंक के परिवार को साइज में बड़ा रखना, जबकि होना छोटा चाहिए था। उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट और कॉपर। क्विकली नोट इट। अगेन जिंक सबसे पहले रखना पड़ेगा, जस्ट फॉर वन मोर प्रैक्टिस मैंने डाल दिया ये कि जिंक अगेन सबसे पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद कौन रखूंगी? निकल, पक्का निकल। उसके बाद परफेक्ट। मैंने कोशिश तो की सी लिख के गलती करने की, बट ठीक है, जरूरी थोड़ी आता हो तो गलती ना, वो नोबल गैस सबसे बड़ी होती है। लेकिन डी ब्लॉक में ये जाते जाते एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है, जाते जाते बढ़ जाता है। ये मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से डेटा उठा के एक साथ रख दिया। वो चैप्टर भी जो बोर्ड से कट गए हैं बट जेई और नीट में है। ये डेटा अलग अलग चैप्टर में 12th में जाके आपको रटना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। मैं रटने के अगेंस्ट हूं, लेकिन धीरे 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 आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि मैम फिजिक्स के वैसे ही नहीं हो रहे, मैथ्स के तो सॉल्व होते ही नहीं टॉपर से भी, तो कम से कम ये हम कर लेते हैं। ये 12th तक आते आते आप लोग थोड़े से एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, बट मैं तब का वेट नहीं करूंगी। आपको मैंने साइजेस का आइडिया दिया, कुछ अटपटा दिख रहा है, चेक। पिकोमीटर्स में साइज है, कुछ ऐसा अटपटा दिख रहा है, वही पूछा जाता है। आई वॉन्ट, वो तो नीचे जाते जाएंगे तो बड़ा तो हो गई, बस इतने तक का ही कैटायन का कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कुछ तो अटपटा दिख रहा होगा। मेरा इंटरेस्ट है क्या इन दोनों को देखा किसी ने? अटपटा मतलब नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा हो रहा है, अटपटे का मतलब ये है। लिथियम ने कुछ गजब ही काम कर दिया कैटायन बनते ही कि ऊपर वाले ग्रुप में है, छोटा होना चाहिए था, लेकिन नीचे वाले ग्रुप के 2+ से तो ये बड़ा रह गया। ये काफी बार पूछा गया है।
और जब तक ये ऐसे किसी पन्ने पे बना के अलग रंग से ना बता रखा हो ना बेटा, लिथियम ने मिसबिहेव किया है। पॉइंट इज लिथियम ऊपर होते हुए भी नीचे वाले से बड़ा है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। जनरलाइजेशन कब बताई गई है आपको? अक्रॉस द पीरियड छोटा, डाउन द ग्रुप बड़ा, जब न्यूट्रल एटम्स हैं। कैटायंस में कोई जनरलाइजेशन नहीं बताई गई, इसलिए इसको मैं एक्सेप्शन नहीं कह सकती, इसको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकती हूं। क्या ऐसा कहीं और हो रहा है? दैट्स इट। तो ऐसा इसमें भी हो रहा है। बस अब तो शुरू हो गए हम, बिल्कुल सही। तो अब जरा जल्दी से इसको नोट करिए। और क्या यहां कुछ अटपटा दिखता है? एनायन नोट भी करिए साथ साथ। ये अपने कमरे में चिपका लेना, ये चाहिए होगा। एक दीवार घर वालों को बोल दो चाहिए। ये मैंने तो नहीं गलत कर दिया है? नहीं, ठीक है। मैं फिर भी अगली क्लास में एक बार इसको रीचेक करूंगी। इसमें कोई खास अटपटा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ वो वाला सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करें। यानी सेलेनियम फास्फोरस से छोटा हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड। तो डायगोनल में ही मामले गड़बड़ मिल रहे हैं सारे। साइजेस का ऑर्डर लगाइए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और आसान करती हूं, रुको। सबसे छोटा फ्लोराइड बोलो, फ्लोरीन नहीं, H नेगेटिव। चलो पहले तो मेरे को जितना कॉन्फिडेंट होती हूं ना मैं, जितना आता है पहले उतना करना चाहिए, फिर सोचेंगे। इतना तो पता है एक ग्रुप में सेम चार्ज है, वो तो हमेशा यूजुअल ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो फ्लोराइड सबसे छोटा, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड, ये तो मैं कर लूंगी। H नेगेटिव किधर रखूं? अगर ये इतना ऑब्वियस होता तो मैंने स्पेशल करके लाना भी नहीं था। ये इतना तो आप मेरे को धीरे धीरे प्रिडिक्ट करने लगोगे। पीछे तो नहीं है किधर पता नहीं मैम, आप लाए हो तो वो इधर तो नहीं होगा। ये प्रिडिक्ट वैसे करना मत, लेकिन हाँ एक बार दिमाग चलता है। सुनो 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 बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट? क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं इसीलिए आपको बोल रही हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होना तो ऐसा ही चाहिए था। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालते ही देखिए कोई भी ट्रेंड तभी लागू है जब वो न्यूट्रल स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन निकलते ही डालते ही ट्रेंड्स के कुछ नहीं बचता। देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। जैसे ही चार्जेस आते हैं, जैसे ही कुछ होता है। हाइड्रोजन के केस में ये हो गया। आयोडाइड से भी बड़ा है ये। मैंने आयोडाइड इसलिए लिखा कि ज्यादा झटका ना लगे एक दिन में। इससे भी बड़ा हो गया। क्यों? हाइड्रोजन इतना छोटा एटम है, आपने देखा कितना छोटा है, जो मैं आपको बता रही हूं अपने हाथ में हमेशा सबसे छोटा करके। ये अगर फुटबॉल है ना तो ये राई का दाना है, इतना छोटा है। इतने छोटे ने एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर रखा था, मेरा अपना एक इलेक्ट्रॉन। तुमने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, चार्ज उस पर नेगेटिव है। ब्रोमीन जो फुटबॉल है उसके अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन जो राई के दाने के बराबर है उसके अंदर जब तुमने इलेक्ट्रॉन डाला, रिपल्शन इंक्रीज्ड मल्टीपल फोल्ड्स। अच्छा, रिपल्शन इंक्रीज मल्टीपल फोल्ड वो तो यहां भी होगा, डाला तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, एग्रीड। यहां पर और यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन लगा हुआ था उसको खींच के अंदर रखने में। अब उसी एक प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे? जस्ट डबल। किसी और में डबल हो रहा है? यहां थे पहले कितने? 9 इलेक्ट्रॉन, अब कितने खींचने पड़ रहे हैं? 10। यहां कितने थे? 17 इलेक्ट्रॉन, 18। अगर 17 की जगह इसको 34 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ते तो क्लोरीन भी हवा में खुल जाता। भाई हो गया मेरा। आप सोच के देखिए, क्लोरीन के 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अगर मैं क्लोरीन में 34 कर दूं, 17 और इलेक्ट्रॉन डाल दूं, वही हुआ है हाइड्रोजन के साथ, एक और डाल दिया, डबल।
आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर ही डबल कर दिया, इतना छोटा एटम, और आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डबल कर दिया। कहीं भी इलेक्ट्रॉन का नंबर डबल नहीं हो रहा, इसीलिए हाइड्राइड आयन इन सबसे बड़ा होगा, आयोडाइड से भी बड़ा होगा। तो ये चीज जब तक कोई बताए ना, कहानी सुनाए ना उसके आगे पीछे, तब तक याद नहीं होता। क्विकली नोट इट। और इसमें लिखेंगे यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल हुआ, डबल किसी में नहीं हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल्स, जिसकी वजह से रिपल्शन, कौन सा रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस मल्टीपल फोल्ड्स। और ज्यादातर जो हायर लेवल की बुक्स हैं हमारी, हायर लेवल मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसमें एक ही लाइन लिखी होती है, हाइड्राइड आयन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन इलेक्ट्रॉन। ये एकोमोडेट ही नहीं कर पाया, खुला छोड़ दिया इसने। तो हाइड्राइड आयन कुछ टाइम बाद आप देखोगे सबसे बड़े एनायन में गिना जाएगा, कि तुम कल को O2 माइनस ले आओ, S2 माइनस ले आओ, सबसे बड़े एनायंस में गिना जाता है हाइड्राइड आयन, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन वो संभाल ही नहीं पाया। सो यहां आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन is not able to, H negative is not able to accommodate one extra electron because of only one proton। एक प्रोटॉन था, ये नहीं रख पाया उसको, बिल्कुल ऐसे स्पेस में छोड़ सा दिया इसने, लिटरली। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप लोग आज तक शब्द जनरली एनर्जी यूज करते रहे हैं, लेकिन एनर्जी जब पर मोल रिपोर्ट की जाती है तो उसको एंथैल्पी बोलते हैं। कोई कहे एनर्जी और एंथैल्पी में क्या फर्क है, आप कहो नहीं पहले पुराने जमाने में एनर्जी चलती थी, कुछ लेटेस्ट टर्म आई है एंथैल्पी। नो, एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी, एंथैल्पी मतलब पर मोल। अगर पर मोल एनर्जी को रिपोर्ट करना होता है तो उसके आगे ऑटोमेटिकली आप क्या लगा देते हो, एंथैल्पी। तो अब इस शब्द को तोड़ते हैं, आयोनाइजेशन। बचपन में हिंदी अगर पढ़ी हो, वैसे तो पढ़ी होगी, संधि विच्छेद करते होंगे आप, दो एक शब्द के दो टुकड़े, तो संधि विच्छेद अगर मैं इसका करूं, आयन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब आयन बनने की प्रोसेस क्या है, स्पेसिफिकली कैटायन की। नीचे काम चल रहा है, या तो पढ़ लो, नहीं यही करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं, सोल्डरिंग। नीचे काम चल रहा है, सड़क है, दोपहर का टाइम है, तो या तो सारे ऐसे देख रहे हैं, देखो इस जगह कुछ होगा तो मैं पहले को कहूंगी भागो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो प्लीज स्टे फोकस्ड। अगर मेरे को आयन बनाने की प्रोसेस से रिलेटेड एनर्जी की बात करनी है तो पक्का कुछ उसके बारे में है। कौन सा आयन, वो समझते हैं। अगर आपको एक न्यूट्रल एटम, कोई भी, हाइड्रोजन उठा लो, सोडियम उठा लो, क्लोरीन उठा लो, कुछ भी उठा लो, एक न्यूट्रल एटम जिसका सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने में आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर पर मोल की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बिना डायग्राम के ना मैं आपको अच्छा समझा सकूंगी ना आप मेरे को। यानी यहां पर कौन सा आयन बन गया इलेक्ट्रॉन निकालने में, कैटायन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, अब निकाल रहे हैं तो पीछे तो कैटायन ही बनेगा। कैटायन अपने पेरेंट से छोटा होता है, देखना मैंने छोटा ही बनाया होगा। हमें पता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी। अच्छा अब आप मुझे बताइए इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सा लग रहा है जिसके खिलाफ मेरे को एनर्जी लगानी पड़ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वर्ड्स भी आप ला सकते हैं, एग्रीड। लेकिन अगर नेचर, उस फोर्स के नेचर की बात करूं तो कौन सा फोर्स है जो दो ऑपोजिट चार्ज बॉडीज में लगता है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इन सिंपल टर्म्स अब तो हम कहते हैं न्यूक्लियस से लगने वाला इनवर्ट पुल है जी। तो न्यूक्लियस की तरफ से लगने वाले फोर्स को तोड़ने के लिए बाहर से कोई एनर्जी मांगनी पड़ेगी आपको, और वो एनर्जी मांगनी पड़ेगी, उस एनर्जी को नाम दिया गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। माय पॉइंट इज, किसी एक, मैं सोडियम के एक पीस की बात करती हूँ, एक सोडियम का मैं टुकड़ा ले आई, हजारों लाखों सोडियम एटम होंगे इसके अंदर,
उसमें से एक एटम मैंने बना के बताया। मुझे आप बताइए, क्या इस इलेक्ट्रॉन पे कोई और फोर्स भी लग रहा है जो मैं इग्नोर कर गई हूं? सॉलिड्स में दो एटम्स डेंस, या कह लो कैसे पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड। यानी अगर इस सोडियम के साथ एक और सोडियम का एटम डेंसली पैक्ड है एक सोडियम के टुकड़े में, तो ये वाला न्यूक्लियस भी तो इस पे शायद फोर्स लगा रहा होगा। यस, यानी जब तुम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तुम्हें ये बोलना पड़ेगा एटम अकेला हो। इसीलिए मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, आइसोलेटेड। अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब क्या है? गैसियस। हाँ, एक ही बात है। गैसियस में क्या होता है, गैस के दो एटम्स में ये इतना डिस्टेंस होता है। दिस इज गैस, जो खुला है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोई अट्रैक्टेड नहीं है, डिफ्यूज हो जाएगी। एंड दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। तो गैसियस का तो मतलब ही है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं है आपस में अट्रैक्शन का। तो गैसियस हो, आइसोलेटेड हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम। इस डेफिनेशन में एक शब्द भी गायब हुआ, नंबर नहीं मिलता। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एसर्शन रीजन गलत। अगर आपने एक शब्द भी गायब किया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। तो ये मैं उम्मीद करती हूं नोट भी सबके पास हो गया था। अब इसकी यूनिट पे बात करते हैं। इसके यूनिट क्या है, इसका सिंबल क्या है? देखिए, मैं नीचे आई लगा देती हूं। एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच, राइट? एच के नीचे आई लगा दिया तो वो क्या हो गया? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए मैंने सबस्क्रिप्ट आई लगा दिया। इसकी यूनिट अक्सर किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल होगी, बट बड़ी ज्यादा वैल्यू होती है, तो मैं 2000 किलो जूल बोलूं उससे बेटर हो, जूल बोलूं उससे बेटर है मैं 2 किलो जूल बोलूं, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। तो अक्सर ये किलो जूल पर मोल में, बट पुराने जमाने में तो चलती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी क्लास में कोई मेरे को याद दिलाएगा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या फर्क हुआ करता था? मैथमेटिकल फर्क नहीं, लॉजिकल। वैसे थियोरेटिकल, मैथमेटिकल तो तुम लोग अच्छे हो, दे दोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन, और किलो जूल की टर्म में जैसे ही मैं आ गई तो मेरे को फ्रीडम हो गई क्या यूज करने की? 1 मोल। तो ये फर्क था। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाद ऑटोमेटिकली मैं क्या लगा रही हूं? एटम। यहां मैं मोल नहीं लगा सकती, समथिंग इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल लगाना इज नॉट ट्रेंडिंग, इज नॉट द थिंग विच इज इन। ये ऐसा है ही नहीं, ऐसा कुछ। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, कोई ओल्ड स्कूल बुक हुई तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। तो यूनिट भी आ गई मेरे पास। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, उसको जूल्स में कन्वर्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। यही आप लोग मेरे को देना भी चाह रहे थे, मैंने रोक दिया। लेकिन पर मोल होगा तो क्या होगा? 1 मोल से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब मेरे को, अच्छा, जब मैंने इसको किया तो जूल्स में था, किलो जूल इसलिए कर दिया मैंने, ये लंबा आ रहा था टर्म, 96,000 समथिंग आ रहा था, तो मैंने यहां पर पहले जूल में कन्वर्ट किया, साथ के साथ किलो जूल में कर दिया। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया होगा? 10 की पावर -3 और डाल दिया होगा। यानी आज के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर के न्यूमेरिकल में एक चीज और आ जाएगी आपके पास। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सीधे किलो जूल में, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर को यूज कर सकते हो। मेरे जैसा 96.5 यूज करके बहुत बड़ा केओस बचा लेगा। एनवस्थी का कुछ क्वेश्चन में यूज किया हुआ था, मैंने नहीं लाई थी क्योंकि मेरे को था मैं सही टाइम पे लाऊंगी, सब कुछ एक चैप्टर में घुसा नहीं सकती, स्लो 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 लेयर्स आती जाएंगी। सो अब सबके पास होना चाहिए। पिछले चैप्टर में भी कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में करना ना, पूछो भी मत, सोचो भी मत, 96.5 टिका दो। कन्वर्जन तुम्हारी कॉपी में है, जब कंफ्यूज हुए लौट के एक बार देख सकते हो कि ऐसा हुआ क्यों था। याद तो है था, बट क्यों वो याद नहीं है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब इसको मैं अब एक पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन लाती हूं, और उस क्वेश्चन को अब हम करेंगे ताकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्लियर हो जाए, और लास्ट चैप्टर की वो चीज जो तब नहीं मैं बात कर सकती थी, क्यों मैंने तब नहीं कराया, क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का है, क्योंकि तब मेरी क्लास को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बढ़िया मतलब नहीं पता था। आज बहुत बढ़िया मतलब पता होगा, तो वो क्वेश्चन आज लाने का मुझे एडवांटेज भी है,
पिछली चीजें भी निकल आएंगी थोड़ी सी। सो ये यूनिट कन्वर्जन आपको रटाना, याद कराना, और उसका एप्लीकेशन क्या होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन ज्यादातर बुक्स में आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के चैप्टर में मिलेगा, बट क्योंकि एनोवस्थी डील्स विद फिजिकल केमिस्ट्री ओनली, तो उन्होंने इस न्यूमेरिकल को पक्का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेट कर दिया हाइड्रोजन एटम के साथ। मैं आपको कह रही हूं अगर इतने वोल्ट इज अप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आपको पता है सर्किट पूरा हो गया, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, बल्ब जल गया। तो अगर इतने वोल्ट पोटेंशियल मैंने हाइड्रोजन एटम पे लगाया तो उसका करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, इतने पर ही स्टार्ट हुआ। आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल के दो जी किलो जूल पर मोल, मुझे पता है इतना वोल्ट इज गिवन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन को दिया गया, एक को। पहले तो मैं उसको करूंगी कन्वर्ट किस में, जूल्स में। फिर अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी और बोल रखा है किलो जूल पर मोल में निकालो, फिर मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6 × 10⁻23 से। कुल मिला के वही आएगा 96.4 वाली बात, 49 या 5 कर लीजिए किलो जूल में। मैं सीधे कन्वर्जन फैक्टर अब ला सकती हूँ। और अब अगर आपको पास्ट ईयर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ये पता लग जाएगा हमें करा दिया, हमें अब इसका एक्सपोजर हो गया। नोट दिस, ये एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, यूनिट के यूसेज के लिए बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन नोट्स में आने चाहिए। अब एक और कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप ये सोचिए, इतना सुंदर साफ सुथरा नोट करने से पहले मैं आपको इसका पिक्चरिस्टिक तरीका दिखा दूं, उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ये मैं एक पेरेंट एटम लेकर आई, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो मर्जी पकड़ लें। मैग्नीशियम पकड़ लिया मैंने। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन और 3s2। अभी नियॉन बोलना बंद कर दो, बड़े हो गए, 3s2 बोलो सीधे, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2, वैलेंस शेल है ऑफ कोर्स। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, मोस्ट लूजली बाउंड, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो खर्चा हुआ। तो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो यहां क्या बन गया, मैग्नीशियम पॉजिटिव। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एनी गेस, 3s1। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1। सबसे आखिरी, सबसे बाहर से घुसते हुए, अंदर घर में घुसी में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन मिला उसको निकाल बाहर किया, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। किसी को निकाल बाहर करना है, मेरे को, मैं घर में घुसी, मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाल बाहर किया। इसके बाद यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस 2p6, जिसको मैं कह सकती हूं नियॉन। तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, बट वो लास्ट वाला नहीं था, सेकेंड लास्ट था। घुसी में पहला इलेक्ट्रॉन मिला, निकाला, अब कौन सा मिला, दूसरा। इसको क्या बोलूंगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। एनी गेस कौन सी ज्यादा होगी, 1 के 2? एनी गेस? क्यों? मैंने कुछ नहीं बताया है नेगेटिव पॉजिटिव, जो चीज मैंने बताई नहीं वो बिल्कुल गलत आ रही है। सोच के सिर्फ जितना अभी तक तुम्हारा इस चैप्टर में ब्रेन डेवलप हुआ है ना, उस हिसाब से गेस करो। ज्यादा अंदर से निकाल रहे हैं तो 2 ज्यादा होगी, ओके। Mg2+ तो आखिरी है, उससे कोई नहीं निकाल रहा। हाँ, Mg+ का साइज छोटा है तो इससे ज्यादा धैर्य क्यों, 2 ज्यादा क्यों होगी? हाँ, यानी प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो पे ये दोनों लोग, आप भी यही, और भी हाथ खड़े हुए थे एवरीवन। ये है मैग्नीशियम और ये है मैग्नीशियम पॉजिटिव। तो जिसने साइज पे दिया वो भी गलत नहीं है। मैग्नीशियम का साइज इतना बड़ा और मैग्नीशियम पॉजिटिव का साइज छोटा, पेरेंट से छोटा हो गया। जितना बड़ा एटम उतना कम इनवर्ड पुल, उतना निकालना आसान, उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो इसके साथ एक स्टेटमेंट आ जाती है,
ऑल, बड़ा मुश्किल होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहना आंख बंद करके, भाई बहुत मुश्किल होगा। यहां हो सकती है आंख बंद बस। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज ग्रेटर। आगे आने वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीछे वाली से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि कैटायन और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही। या कोई प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो भी पकड़ सकता है, बट सीम्स आप लोगों में फेमस आज की डेट में इन्वर्ट पुल ज्यादा हो गया है, तो मैं उसी को एक्सेप्ट करूंगी। अब इसे नोट करिए, देखिए आपसे अगर स्कूल में या मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट में अगली क्लास में पूछा जाए, आप ऐसे आंसर दे पाओगे? हाँ, अब से वो फर्स्ट, यस, तभी मेरे को हेडिंग अलग लानी पड़ी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जितने निकालने चाहो, अब वो देखना पड़ेगा अर्थ पे कितने निकाल पाई मैं। ऑन पेपर तो मैं कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, बट जितनी एनर्जी उन्होंने डिमांड की वो अर्थ पे पॉसिबल भी थी, 3 से ज्यादा नहीं। चौथा तो निकाल ही नहीं पाए हम, नॉट पॉसिबल। इस धरती पे तो इतनी एनर्जी पैदा करनी पॉसिबल ही नहीं है कि चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊं। मैक्सिमम 3। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज ग्रेटर। उसको मैंने दिखाने के तरीके में क्या शो किया है, आप देखिए। मैं कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा सारा क्वेश्चन बैंक जो बहुत ख़राब वाला होगा वो उसी को निकल पाएगा जो कॉन्फ़िगरेशंस की आदत रखेगा। पूरा नोट करिए यहाँ तक। वाई क्या कहता है, क्यों सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा इंक्रीज होती हैं? आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो इंक्रीजेस, एंड ऑल्सो कैटायन इज फॉर्म्ड विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट। और मैंने एक्सप्रेस भी कर दिया बड़ा और छोटा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड from comparatively smaller sizes, therefore ionization 2 must be needed more, same for 3। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है मैंने, आप लैंग्वेज पे ना जाएं, आप अपनी बनाएं, आप कीवर्ड्स लाएं। आप एक अच्छा कीवर्ड जरूर रखिए कि असल वजह तो ये है। कोई साइज को रख सकता है, कोई प्रोटोनिस्ट टू इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, बोथ विल बी कंसिडर्ड इक्वली गुड। यूजुअली चेकिंग में इसको प्रायोरिटी दी जाती है। इफ आई आस्क अबाउट सब्जेक्टिव चेकिंग, ऑब्जेक्टिव में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस ऑप्शंस होंगे। सो इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो अब मेरे पास सारा कुछ, मेरी क्लास थोड़ा थोड़ा मेरे को बताए। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप इसके आंसर्स बहुत इजीली दे सकोगे। आपको क्या लगता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? एवरीवन, इसकी या इसकी? या छोटी बोल दो तुम, मैं तो इसकी और इसकी कर रही हूं, मतलब छोटे एटम की। तो क्यों छोटे एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ ज्यादा, इनवर्ट पुल ज्यादा। सो डू यू फील मेरे को साइज के ऊपर लिखना भी चाहिए? कुछ नहीं लिखना चाहिए। जब मैं साइज पढ़ा के आ गई तुम लोगों को, तो मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स में इतना ही कह सकती हूं, हायर द इनवर्ट पुल हायर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिखिए फैक्टर्स के आगे साइज। हायर द इनवर्ट पुल, और वो किस में ज्यादा होगा? स्मॉल साइज। जरा साइज से तो रिलेट कर दें, इसको ऐसे लगा पता नहीं क्या बात हो रही है। स्मॉल साइज में इनवर्ट पुल ज्यादा होने की वजह से हायर द इनवर्ट पुल हायर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि साइज छोटा है उसमें इनवर्ट पुल ज्यादा है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी। तो फिर तो आप मेरे को डाउन द ग्रुप ट्रेंड भी दे सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। क्यों अनिकेत? दोनों अनिकेत, क्या ट्रेंड होगा मेरे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जैसे जैसे ग्रुप में मैं नीचे जाती हूं? नीचे जाने का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी?
कम होती जाएगी, इट विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। एवरीवन को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, इसमें भी यही होगा। डाउन द ग्रुप IE आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये बार बार ग्रुप लिखती इसलिए हूं कि आपको आदत पड़ जाए दैट लिथियम सोडियम पोटेशियम कैसे चलता है और एंड में क्या आता है। सिमिलरली बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ग्रुप्स जितनी बार लिखते जाएंगे बाय डिफॉल्ट ना थोड़ी 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 हैबिट पड़ जाएगी इनकी। अब अक्रॉस द पीरियड क्या लगता है बच्चों, कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, नोबल मत लाओ, आ रहा है नोबल नहीं ला रहे अभी। अभी 5 फैक्टर है, मैं पहले पे आई हूं। जैसे ही 5 फैक्टर हो जाए तब सवाल पूछोगे, क्योंकि सबको साइज में निपटा नहीं पाए इसलिए 5 फैक्टर लाने पड़ गए। हाँ जी, अक्रॉस द पीरियड आज के बाद सवाल पूछा जाए तो पता क्या बोलेंगे, इट शुड इंक्रीज। आपको क्या पता कहां फॉलो हो रहा है कहां नहीं। तो अक्रॉस द पीरियड जनरली इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जनरली डिक्रीजेस। अब ये कॉन्फिडेंस से डिक्रीज बोलना बंद करें, जनरली लगाएं। वेट फॉर एनोमलीज, वेट फॉर स्पेशल केसेस। सो अक्रॉस द पीरियड देखिए, ये आपको मेरे पास तो हमेशा मिलेगा, नोट करिए इसको। और ये आपको पढ़ा दिया मैंने, जब साइज पढ़ा दिया आपको तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के पहला फैक्टर तो अपने आप ही करा दिया। तो जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड गए, क्योंकि साइज घटता है इसीलिए जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती हुई देखी गई। नाउ आई एम आस्किंग यू 3 क्वेश्चंस। ये तीनों क्वेश्चन कॉपी में भी आएंगे। धैर्य, कार्बन और फ्लोरीन किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा? सोच के देना, जल्दबाजी में कोई नहीं देगा। फ्लोरीन। एवरीवन, कुछ लोग नोट करने में लगे, 2 मिनट दे दो भाई, आ जाओ पहले क्वेश्चंस कर लो, मैं रुक जाऊंगी पक्का। कार्बन और फ्लोरीन किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, जिसका साइज छोटा? बोरोन और कार्बन। कार्बन की बोरोन। जिसको पीरियोडिक टेबल के पहले पीरियड दूसरे पीरियड का आइडिया नहीं वो फंसेगा। आई होप होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। सो चेक करना मैं गलत करूं तो, मतलब आई कैन डू मिस्टेक, ठीक है। क्या करना चाहिए? कार्बन। अब बता के गलती करने का फायदा भी कुछ नहीं है। सिलिकॉन और सल्फर, सल्फर की ज्यादा, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। 16 मतलब इधर आया, छोटा है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो ये इतना आसान है, तो आप ये मत सोचना क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नहीं। जब मैं 5 फैक्टर बता दूंगी ना, उन 5 को मिक्स करके एक ट्रेंड आएगा जिसमें 8 एलिमेंट्स दे रखे होंगे, लगाओ जी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, राइट। तो हर फैक्टर को समझना इसीलिए जरूरी होगा। अब कर लो नोट अगर किसी का रह गया था। मान लीजिए जो मैं आज शुरू से साइज के दौरान बार बार एक चीज फोर्स कर रही थी, जस्ट टू कीप वन थिंग कि मेरे को आगे जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको कहा था अड़ोसी पड़ोसी में साइज का कोई खास फर्क नहीं होता, कंपेरेबल साइजेस बोलते हैं, इक्वल साइजेस तो नहीं। कंपेरेबल साइजेस मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस, कोई खास फर्क नहीं है, बराबर सा ही है। इन दोनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? क्यों? साइज कंपेरेबल है यार, मत लाओ उस पे, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। न्यूक्लियर चार्ज में तो 1 यूनिट का फर्क है, पूरा 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। आप खुद सोचो, 2 सिमिलर साइजेस वाले केस दे रही हूं बच्चों। ये रहा मेरे पास ऑक्सीजन और ये रहा मेरे पास फ्लोरीन, बहुत कम फर्क बनाया मैंने। तो आप क्या सोचोगे, भाई साइज तो लगभग सेम सा है, तो शायद आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत कम गैप आए। ऐसा हुआ नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ठीक ठाक गैप आ गया। क्यों? न्यूक्लियस को मैं कैसे भूल सकती हूं जो असली सोर्स है साइज को छोटा करने का। यहां प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों? 8। और यहां कितने होंगे? सेम साइज है, आउटर मोस्ट शेल सेम यहां है। खींचने वाला एक जगह 8 प्रोटॉन है और खींचने वाला एक जगह 9 प्रोटॉन है। कहां इनवर्ड पुल ज्यादा? साइज नहीं कह रही मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा है? जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो रीजन आप ये दोगे, जब भी पड़ोसियों के बीच साइज, और ये असर्शन रीजन
इतनी बार देखा गया बच्चों से गलत होता हुआ नेगेटिव मार्किंग। क्यों भाई? फ्लोरीन और ऑक्सीजन में पूछ रहे हो आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एसर्शन दे रखा है दिस इज द ट्रेंड, यस। नीचे रीजन क्या दे रखा है? बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा है। आंख बंद करके इसको हाँ करके आते हैं, रीजन गलत है। नॉट बिकॉज साइज छोटा है, बिकॉज साइज कंपेरेबल होते हुए भी न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर। नोट करिए इसको। एग्रीड। यहां अब बात क्या आ रही है? अब आप किस पे अटकते हो? भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। अब मैं साइज फिक्स करके आ गई। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साइज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो प्रोटॉन भी उसी हिसाब से है, जो भी आ गया। इफ साइज इज फिक्स्ड नाउ, आई कैन नॉट फाइट ऑन साइज नाउ। साइज इसका है 100 पिकोमीटर सपोज, और इसका है 105 पिकोमीटर, ये कंपेरेबल साइजेस हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ठीक ठाक डिफरेंस मिल गया। क्यों? क्योंकि साइजेस जो बन गए। अब खींचने वाली ताकत को देखो, खींचने वाली ताकत शेल को खींच रही है। आई एग्री, आप कह रहे हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो दोनों में 1:1 है। फर्क क्या पड़ा बिकॉज जहां साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, साइज फिक्स होते ही ये डिफरेंस खत्म हो गया। जो मर्जी प्रोटॉन इस टू इलेक्ट्रॉन रेशो था, अगर इन दोनों चीजों का, क्योंकि न्यूट्रल में तो हमेशा 1:1 आएगा, फिर तो मैं कहीं लैंड ही नहीं कर पाऊंगी। मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? साइज और न्यूक्लियर चार्ज को देखना पड़ेगा। तो आजू बाजू वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे किस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आंसर ढूंढ पाएंगे? न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं एक जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं वो एक ही शेल के s ऑर्बिटल से निकाल रही हूं, 3 के s से या 2 के s से, विच इज मोर पेनिट्रेटेड इनसाइड, s ज्यादा अंदर है एज कंपेयर टू उसी शेल का p जो बाहर है। तो ऑफ द सेम शेल इफ साइजेस आर कंपेरेबल, एट दैट केस पेनिट्रेशन इफेक्ट कम्स इनटू द सीन। क्योंकि पहला सवाल तो लगाना किधर है? ये सिर्फ वहां लगाना है जहां s और p में कंपैरिजन हो। एक में 3s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक में 3p से, एक में 2s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक में 2p से, या 4s से 4p से। ये सिर्फ एक ही जगह लगेगा, सिर्फ एक जगह। उसके लिए फैक्टर बनाना पड़ा मेरे को। तो यानी कि मैं लेके आई आपके लिए सेकेंड पीरियड में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही होता है सेकेंड पीरियड। बेरिलियम से पहले भी है बट मैं बेरिलियम से शुरू कर रही हूं। बेरिलियम और बोरोन पड़ोसी हैं, साइजेस आर कंपेरेबल, कोई खास मेरे को डिफरेंस मिला नहीं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? 2s से। इसमें किससे निकल रहा है? 2p से। तो 2s के अंदर थोड़ा ज्यादा अंदर जाना पड़ गया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मोर नियर टू न्यूक्लियस। सिंस इट इज मोर नियर टू न्यूक्लियस, इट विल रिसीव मोर अट्रैक्शन फोर्स और इनवर्ट पुल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, जबकि बेरिलियम बड़ा है। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, ऑल्दो बेरिलियम इज लार्जर देन बोरोन, स्टिल इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर। व्हाई? बड़ा है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी छोटी होनी चाहिए थी, फिर भी इसकी बड़ी निकली। हमारा तो फिर दिमाग ठनकना है, फिर तो क्या करें? फिर बैठे साइंटिस्ट, सोचा कि वजह क्या है। नॉट बेरिलियम बोरोन, उसके नीचे जो आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वहां भी यही कहानी। इट मीन्स व्हाट? ये हर उस जगह परेशानी बन रही है जहां उसी का s और उसी का p है। तो पक्का यही रीजन रहा, क्योंकि 2s थोड़ा अंदर है, पेनिट्रेटेड इनसाइड, इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, ऑल्दो बेरिलियम का साइज बड़ा था। और बोरोन में साइज छोटा होते हुए भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर की तरफ या लेस पेनिट्रेटेड है। इस फैक्टर को सोचते वक्त, याद करते वक्त, लिखते वक्त प्लीज पेनिट्रेटेड वर्ड को जरूर यूज करिएगा। असली फैक्टर तब समझ आएगा। क्वेश्चन हमेशा ऐसे आपको कंफ्यूज करके दिए जाएंगे। बोरोन का साइज छोटा होते हुए भी उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है एज कंपेयर टू बेरिलियम? ज्यादा होनी चाहिए थी। यहां मेरी आज की क्लास ऑफ है।